अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ाहिद कमर। पिछले दिनों ट्विटर पे वेब 3.0 टॉप ट्रेंड था। आज हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये वेब 3.0 है क्या और ये हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है और इसकी मदद से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो वेब 3.0 का मतलब है थर्ड जनरेशन ऑफ वेब या इंटरनेट। अब 3.0 को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं वेब 2.0 और वेब 1.0 को। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब 1.0 की। ये दौर 1990 से लेके 2004-2005 तक का दौर है। ये वेब का सबसे पहला दौर कहलाता है। इस दौर में वेब इंट्रोड्यूस हुआ। ये सिर्फ रीड ओनली दौर है, यानी आप इसमें सिर्फ और सिर्फ वेब पे चीज़ें पढ़ सकते थे। प्रोड्यूसर के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यानी आप जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ज़्यादातर जो काम था वो सारा था टेक्स्ट की मदद से। तस्वीरें बहुत कम होती थी। जो भी तस्वीर अगर कोई आपने ओपन करनी चाहिए वो भी कर 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 करके ओपन हुआ करती थी। इतना स्लो हुआ करता था ये। वीडियो का तो तस्वर ही नहीं था। MSN, याहू न्यूज़ और हाँ, नेटस्केप और वेब ब्राउज़र इसकी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ तक वेब 2.0 की बात है, वेब 2.0 का दौर 2004-05 से लेके 2020-21 तक का दौर है। ये बड़ा सुनहरा दौर है इंटरनेट का या वेब का। इस दौर में हमें रीड के साथ राइट करने की भी एबिलिटी मिली और साथ साथ में हमें वेब पर कंटेंट क्रिएट करने का भी मौका मिला। इस दौर में फ़ोटोज़ तो मिले ही हमें, उसके साथ साथ वीडियोज़ भी मिलना शुरू हुई, यानी हम वेब पे वीडियोज़ भी देख सकते थे। इंटरनेट पे वीडियोज़ भी इस दौर में हमने देखना शुरू की। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ इस दौर का वो ये था कि हमने वेब पर, आम लोगों ने वेब पर कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और साथ साथ में कंज्यूमर कंटेंट क्रिएटर्स के साथ या प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करना भी शुरू हो गए। अब जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटर बढ़ना शुरू हो गए, साथ साथ में उस कंटेंट को पब्लिश करने के लिए ये प्लेटफॉर्म भी बनना शुरू हो गए, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, एप्पल वगैरह। अब ये ज़रूर है कि इस दौर में वेब का बूम आया, लेकिन इस बूम के साथ साथ एक नुकसान ये हुआ कि हमारी प्राइवेसी हमारे हाथ में नहीं रही। हमारी सारी प्राइवेसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक, एप्पल वगैरह के हाथ में चली गई। और साथ में दूसरा मसला ये था कि हम कंटेंट क्रिएट करके पब्लिश तो कर सकते थे, लेकिन उनकी उस कंटेंट की ओनरशिप हमारे हाथ में नहीं थी। उस कंटेंट को फिर भी ऑन यूट्यूब और फेसबुक ही करते थे। जो भी पॉलिसी प्लेटफॉर्म वाले बनाते थे हमें उसको फॉलो करना होता था और प्लेटफॉर्म वाले हमारे कंटेंट पे किसी किस्म का भी रीज़न लगा कि हमारे कंटेंट को ब्लॉक या चैनल को ब्लॉक या पेज को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी हम कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर चाहे तो प्लेटफॉर्म उसको बैन कर सकती है। ये इस दौर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है। आपका चैनल, आपका पेज किसी भी वक्त किसी भी रीज़न की वजह से ब्लॉक हो सकता है। अब चूंकि वेब के साथ साथ इस दौर में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत बड़ा इनकलाब बरपा हुआ है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 तो खैर अभी नई आई है, लेकिन ये जो 10 तक है ये पुराने दौर की है। अच्छा, इसके साथ साथ एंड्रॉयड, iOS सिस्टम, ये सिस्टम आ तो गए, ये बूम आ गया, ये इनकलाब आ गया, लेकिन इसके साथ साथ ये जो प्लेटफॉर्म, जितनी भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जितनी भी प्रोप्राइटरीज थी, जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज थी, उनके आपस की चपकलिश की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। नुकसान इस सेंस में हुआ है कि जिन लोगों ने गेम्स बनाई थी फ्लैश पे, एंड्रॉयड सिस्टम आने के बाद, iOS सिस्टम आने के बाद वो गेम्स एंड्रॉयड पे या iOS सिस्टम पे काम नहीं करती, क्योंकि एप्पल और एंड्रॉयड ये नहीं चाहती कि एडोबी आगे आए, एडोबी उनसे आगे चला जाए। इसी वजह से जिन लोगों ने फ्लैश पे गेम्स बनाई थी वो गेम अब किसी काम की नहीं, वो गेम्स अब कोई नहीं खेलता।
यानी अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जब आप एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपने एक बहुत बड़ा चैनल बनाया हुआ है, आपने एक बहुत बड़ा पेज बनाया हुआ है, उस पे मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हैं, और किसी भी वजह से यूट्यूब या फेसबुक आपके चैनल को, आपके पेज को ब्लॉक कर देती है, आपकी एक्सेस ब्लॉक हो जाती है, आपका चैनल बंद हो जाता है, तो उस सूरत में कंटेंट क्रिएटर का क्या होगा या उसकी क्या हालत होती होगी। अब आते हैं वेब 3.0 पर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेब 2.0 जो है वो सीईओ के तर्ज पे काम करता है, यानी एक प्लेटफॉर्म का सीईओ होता है, वही सारे फैसले करता है, वही फैसला करता है कि आपका पेज चलेगा, वही वही फैसला करता है कि आपका पेज ब्लॉक होगा, वही फैसला करता है कि आपका चैनल चलेगा, वही फैसला करता है कि आपका चैनल ब्लॉक होगा। यानी 2.0 जो है वो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के तर्ज पे काम करती है। फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे इसी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इसी तर्ज में आते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट क्रिएट करके उसको प्लेटफॉर्म पे डालता है, तो वो प्लेटफॉर्म उस पर कुछ एड रन करते हैं एडवर्टाइजर्स के। अब वो जो एड रन किए जाते हैं एडवर्टाइजर से जितने पैसे आते हैं, कुछ हिस्सा वो कंटेंट क्रिएटर को देते हैं, बाकी अपने पास रख लेते हैं। अब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। 3.0 एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा, ब्लॉकचेन की मदद से काम करेगा। अब 3.0 का जो सिस्टम होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज होने का फ़ायदा कंटेंट क्रिएटर को ज़्यादा होगा, वो इसकी मदद से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वजह उसकी ये है कि इसमें किसी किस्म की ह्यूमन मुदाखलत या साजिश नहीं होगी। जो कुछ होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा। इसको सब ये सारा सिस्टम मशीन्स की मदद से कंट्रोल होगा। जब आपके कंटेंट में जब एड रन किया जाएगा तो उसमें से अबाउट 90% आपको यानी कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा। डिजिटल करेंसी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। जैसे कि आपको पता है कि डॉलर, यूरो, रुपए, टिका हम ह्यूमन प्रिंट करते हैं, जितनी हमारी मर्जी होती है उसी हिसाब से हम उसको प्रिंट कर देते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रिंट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम, एक मशीन जनरेट करेगा। और जैसे ही आपके एड पे मशीन आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसका बेशतर हिस्सा आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस सिस्टम को चलाने के लिए रखा जाएगा अपने पास। अब अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो फेसबुक का मेटावर्स में जाना कोशिश है ट्रांजिशन की 2.0 से 3.0 में। अब जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक में कमेंट के ज़रिए, चैट के ज़रिए हम अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन 3.0 में ऐसा होगा कि आप अपने दोस्त को अपने सामने बैठा हुआ महसूस करोगे, उसको फील कर सकोगे। जब आप चेस खेल रहे होंगे तो उसकी गोटियां, उसके बादशाह को आप फील कर सकोगे कि उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप खुद लेके जा रहे हो। इसी तरह अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो फिलहाल हम शॉपिंग कर रहे हैं पिक्स की बुनियाद पे, वीडियोस की बुनियाद पे, लेकिन 3.0 में आप अपने कपड़े खरीदे हुए, शॉप किए हुए कपड़े को फील कर सकोगे, उसके ओरिजिनल कलर देख सकोगे, क्योंकि अभी पिक्चर में मुमकिन है कि उसकी एडिटिंग की गई हो, थोड़ा सा उसके कलर को ब्राइट किया गया हो, थोड़ा उसके कलर को डिम किया गया हो, थोड़ा उसको शार्प किया गया हो। तो 3.0 में आप शॉपिंग के, कपड़ों के, अपने आइटम्स के, शर्ट के जितनी भी कलर्स हैं उसको आप ओरिजिनल कलर देख सकोगे, उसके कपड़े को फील कर सकोगे। कहा यह जा रहा है कि जो कुछ हमें साइंस फिक्शन की मूवी में दिखाया जा रहा है, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे। NFT तो जस्ट 3.0 की शुरुआत है, जहां ना सिर्फ आप अपने डिजिटल क्रिएशन को सेल कर सकते हैं, उसको ओन कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह फिजिकल लाइफ में गाड़ी खरीदने के बाद, कोई प्लाट खरीदने के बाद वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, सिमिलरली इसी तरीके से NFT भी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होंगी।
आप उसको ओन कर सकते हो, उसके मालिक बन सकते हैं डिजिटल आर्ट के, डिजिटल क्रिएशन के। अब अगर आप क्रिएटर हैं और आपकी कोई एनएफटी वायरल हो जाती है, तो जब तक वो एनएफटी सेल होती रहेगी उसी की रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।